नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है सामान्य विज्ञान की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हम सामान्य विज्ञान से संबंधित एक वीडियो आपको दे चुके हैं। उसमें था ब्लड से संबंधित ब्लड ग्रुप और जो भी क्वेश्चन बन पड़ते थे वो सब। इसी कड़ी में आज का हमारा जो विशेष टॉपिक होना है वो है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इस टॉपिक से भी, क्योंकि 5 मार्च को होने वाले एग्जाम के अंतर्गत अब हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हमने कुछ खास वीडियोस कवर कर रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए, उसमें एक पार्ट ये भी है, चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र का क्या योगदान है हमारे शरीर में, वो सब टॉपिक है। कंकाल तंत्र से जनरली हड्डियों के प्रकार, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, जांघ की हड्डी कौन सी है और कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है, हाथ पैरों में कितनी हड्डियां हैं, और ये सब प्रश्न पूछता है। या हमारे कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां, वो सब टॉपिक है। इसमें सामान्यतः कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें लगभग 80 हड्डियां हो जाती हैं। वैसे जनरली हमने ये सुना है या हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियों का टोटल हिसाब किताब आने वाला है। तो सबसे पहले अक्षीय कंकाल तंत्र यानी जिसमें 80 हड्डियां हैं, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है अपेंडिकुलर यानी उपांगी कंकाल तंत्र, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं टोटल। तो 126 और 80 जोड़ोगे तो आप 206 हड्डियां आएंगी। तो 206 हड्डियों का डिटेल है। अब उसमें भी जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसके 2 पार्ट यहां पर दिखाए गए हैं। उसमें है सबसे पहले खोपड़ी, स्कल, और दूसरा है कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं हम जिसे। तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी यानी हमारा गले से ऊपर का भाग, और ये कशेरुकदंड हमारी रीढ़ की हड्डी, 33 हड्डियां होती हैं जिसमें। चूंकि टॉपिक ही कंकाल तंत्र है, इस वजह से केवल हड्डी का ही जिक्र होना है यहाँ पर। अच्छा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र था, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था, उसकी 80 हड्डियों का डिटेल है यहाँ पर। और उसमें भी 29 खोपड़ी में और 33 हड्डियाँ कशेरुकदंड में होती हैं। तो अब जैसे खोपड़ी, स्कल की बात आई थी, या सकल में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, अब देखते हैं एक एक करके इनका। सबसे पहले 29 हड्डियां जो खोपड़ी में रहती है, उसमें भी कपाल में 8 हड्डियां, चेहरा 14 हड्डियां यानी 7 और 7 दोनों तरफ, कान 3 और 3 यानी एक कान में 3 हड्डियां, 2 कान में 6, और एक खोपड़ी की हड्डी, हाइट कहते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट। तो ये 14 और 8 सारे 22, 22 और 6 28, और एक 29 हड्डियों का ये था हिसाब किताब, जो स्कल में या खोपड़ी में ये हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, जैसे कान की हड्डी का प्रश्न बना था यहाँ पर, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछता है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज या स्टेप्स कहते हैं इसको, और ये मध्य कान में होती है। कान में भी मध्य कान के अंदर, वैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, कान में भी किसकी, तो मध्य कान की हड्डी होती है। ऐसे सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की आता है तो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। तो ये था 29 हड्डियों का डिटेल। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, उपांगी या अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, सेकेंड पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट है इसके भी। इसमें सबसे पहले मेखला यानी ग्रिडल, और दूसरा पादअस्थियां यानी हाथ और पांव में दोनों में मिलाकर कितने हड्डियां हैं, लिम्स, ये कवर करना है हमने। जो मेखला है, मेखला भी 2 हैं। एक तो पेक्टोरियल यानी पेक्टोरियल ग्रिडल, जिसे अंश मेखला कहते हैं हम, जिससे हमारे हाथ जुड़े होते हैं, और दूसरा श्रोणि मेखला, जिससे हमारे पांव जुड़े रहते हैं, पेल्विक ग्रिडल। तो टोटल अंश मेखला जो हमारे, जिससे हमारे हाथ जुड़े रहते हैं, उसमें हड्डियों की संख्या पूछे अगर अंश मेखला में, तो 4 हड्डियां। ऐसे ही श्रोणि मेखला में 2 हड्डियां, तो 4 और 2 6। टोटल मेखला में कितनी हड्डियां, ग्रिडल में कितनी हड्डियां होगी टोटल? अगर खाली पूछे मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी है या ग्रिडल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6। अगर पेक्टोरियल ग्रिडल पूछे तो यानी अंश मेखला पूछे तो 4, और श्रोणि मेखला पेल्विक ग्रिडल पूछे तो 2 टोटल। तो मेखला में 6, 4 और 2। ऐसे ही हाथ और पाँव की हड्डियों को डिटेल कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है लिम्स की हड्डियां आ रही, पादअस्थियां, यानी 120 टोटल हाथ पांव में मिलाकर 120 हड्डियां उसमें से अग्रपाद 4 लिम्स में यानी
हाथ की हड्डियां और पश्चपाद यानी पांव की हड्डियां। तो एक एक करके देखते हैं पाद अस्थियां कौन कौन सी हैं। तो एक एक करके हमारे पास यहाँ पर आए हैं। तो जो हाथों की हड्डियां, उसमें सबसे पहले ह्यूमरस यानी जो हमारे हाथ की हड्डी होती है सबसे ऊपर, एक हाथ में और एक दूसरे हाथ में, नहीं 2 टोटल। ऐसे दूसरा रेडियोल्ना यानी कोहनी से नीचे का हिस्सा, 2 एक हाथ में, तो 2 हाथों में 4 हो गई, यानी 2 रेडियोल्ना एक हाथ में, तो 2 हाथों में 4। नेक्स्ट है कार्पल्स, उसके बाद जो हमारी कलाई का पोर्शन है इसमें 16 हड्डियां होती है, यानी एक हाथ में 8 और दूसरे हाथ में 8। ऐसे ही मेटाकार्पल्स, उसके बाद 5 और 5 और 5 यानी 10 टोटल। फ्रेंजेज यानी फिंगर्स उंगलियों की हड्डियां 28, मतलब एक हाथ में 14 दूसरे हाथ में 14 दूनी 28 टोटल हाथ में, यानी टोटल हाथों की संख्या, हाथ में हड्डियों की संख्या है लगभग सबसे ज़्यादा होगी 60 ही। वैसे पाँव की हड्डियां ऐसे ही, पाँव में देखेंगे हम पश्चपाद में फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की हड्डी कहते हैं हम इसको, फीमर। उसके बाद घुट्टे से नीचे की हड्डियां टीबियो या टीबिया फिबुला, 2 एक पाँव में और दो पाँव में 4। ऐसे ही पटेला यानी घुटने में कितनी हड्डियां, 2। फिर घुट्टे से नीचे टार्सल्स में 14 हड्डियां, 7 और 7। और उसके बाद मेटाटार्सल्स में 10, 5 और 5। उसके बाद फ्लेंजिस में 28 यानी 14 और 14। ये था टोटल हड्डियों का हिसाब किताब, यानी 60 दूनी 120 हड्डियां टोटल हाथ में इतनी सारी 60 की, और ये पाँव की ये हड्डियां। और अंश मेखला में 4 और श्रोणी मेखला में 2 ऐसे। और इससे अलावा उसके ऊपर हमने पहले कवर कर लिया था। अब ऐसे ही एक बच रहा हमारा कशेरुक दंड, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले गर्दन की हड्डियां, गर्दन में 7 रहती हैं। उसकी जो मुख्य हड्डी है ना उसे कहते हैं एटलस, वो सिर से जुड़ी, खोपड़ी से जुड़ी रहती है, उसे एटलस हड्डी गर्दन में पाई जाती है जो गर्दन और सर को जोड़ती है। इसके अलावा पूंछ यानी पूंछ की हड्डियां, पूंछ में 4 हड्डियां। उसके बाद वक्ष यानी छाती में 12 हड्डियां, 6 और 6। उसके बाद कटी कमर के पास और त्रिक 5 हड्डियां, तो इन टोटल को मिला के 33 हड्डियां आई। तो कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या 33। अब हमारे पास है सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी कान की जो कि स्टेप्स यानी मध्य कान में पाई जाती है। और हाथ और पाँव में मिला के टोटल हाथ में 60 हड्डियाँ और पाँव में भी 60 हड्डियाँ, और टोटल खोपड़ी में 29 हड्डियाँ। और एटलस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो गर्दन को सिर से जोड़ने वाली हड्डी है। और चलिए इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उनको भी कवर कर लेंगे हम यहाँ पर। शरीर में दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ अस्थियाँ होती है, तो 120 टोटल हमने कहा, 60 हाथ में और 60 पाँव में। ऐसे शरीर में पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या देखते हैं कितनी है, तो 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियाँ पाई जाती है। हड्डी वैसे टोटल 206 का हमने कवर किया था पूरा, और ऐसे पसलियों की संख्या 12 जोड़ी मतलब 24। अच्छा, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं, तो स्टर्नम। ये भी अच्छा सा प्रश्न है, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं, तो स्टर्नम, यानी पसलियों को आपस में जोड़ता है। और जो कलरफुल लाइनें हैं उनसे प्रश्न बने हुए हैं कि मांसपेशी यानी मसल्स और अस्थि यानी हड्डी बोन्स के जोड़ को क्या कहा जाता है, कंडरा अथवा टेंडन। पूछा है टेंडन क्या करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मसल्स को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये देखिए TMB लिखा हुआ है, इसका मतलब है, तो T मतलब टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, यानी मसल्स को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, TMB। ऐसे ही दूसरा है इसका है सेकंड पार्ट इसका, अस्थि को अस्थि मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है LBB, मतलब लिगामेंट्स क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। तो आप समझ गए होंगे LBB का मतलब क्या है, तो लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये TMB और LBB, ये भी याद रखना आप। अच्छा, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कहाँ की होती है, तो जबड़े की अस्थि होती है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक अस्थियां हाथ में पाई जाती हैं, अलग से क्वेश्चन में बने हैं। अच्छा, अस्थियों की सामान्य वृद्धि यानी हड्डियों की सामान्य वृद्धि, बोन्स की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी। क्योंकि जनरल क्वेश्चन, जनरल साइंस है, सामान्य साइंस।
अच्छा, लास्ट था मानव शरीर का बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत एक्सटर्नल स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो नाखून और बाल आते हैं। ये भी कंकाल का भाग माना जाता है, जो कि बाह्य कंकाल यानी एक्सटर्नल स्केलेटन का भाग है, तो नाखून और बाल। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके लिए यहाँ पर कि कंकाल तंत्र, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, और हाथ पाँव की हड्डियाँ, फीमर जहाँ की हड्डी, और उंगलियों की हड्डियाँ, गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती है, और कशेरुकदंड में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, ह्यूमरस कौन सी हड्डी होती है ये ध्यान रखना है, और फीमर कौन सी है, टीबियो फिबुला कौन सी है, पटेला कहाँ होती है, यानी घुटनों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, अंश मेखला में, श्रोणी मेखला में, और टोटल मेखला में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हाथ पाँव को मिलाकर कितनी हड्डियाँ थी, और इसके अलावा थी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, और कपाल, चेहरा और कान में हड्डियों की संख्या। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलिए अब स्केलेटन तंत्र यानी कंकाल तंत्र के बाद एक छोटा सा पार्ट हमारा ये है, जैसे हम चैप्टर 3 नंबर दिया है, और लेकिन इसका टॉपिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है, और तंत्रिका तंत्र कहते हैं हम जिसको, और हमारे संपूर्ण शरीर में सोचने की, समझने की या किसी चीज़ को याद रखने की उन शक्तियों का केंद्र जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या है नर्वस सिस्टम, कितने प्रकार का होता है, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? हमारे मतलब वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखता है। शरीर में संतुलन बना रखता है और विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य करता है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को जिस विज्ञान में पढ़ाया जाता है या जिस विज्ञान में इसका अध्ययन होता है उसे कहते हैं तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी। और न्यूरॉन्स का अध्ययन जिसमें होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो विज्ञान, न्यूरोलॉजी सब इससे संबंधित जुड़े हुए हैं। तो ये जनरल टॉपिक है, हमारे व्यवहारिक टॉपिक। इसमें क्या होता है देखिए, तंत्रिका तंत्र के प्रकार पर हम यहाँ पर हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक तो सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं हम जिसको, दूसरा है पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 प्रकार का, उसमें एक एक करके हम कवर करने जा रहे हैं कि केंद्रीय तंत्रिका जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है ह्यूमन बॉडी में वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नाम से भी पता चल रहा है। जब इसको हम कवर करेंगे तब जाके हम पेरिफेरल और ऑटोनोमस को कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करता है, यानी पूरे शरीर में बैलेंस बनाता है। इसके भी 2 भाग हैं। इसमें सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क, ब्रेन, और दूसरा महत्वपूर्ण भाग है इसमें मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। फिर से जिक्र हो रहा है मेरुरज्जु का, जिसमें 33 कशेरुकाएं होती थी वो। अच्छा, अब मस्तिष्क को कैसे, इससे प्रश्न बने हुए हैं मस्तिष्क के भी 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा इसे मैं ऐसे रखता हूँ आपके सामने ताकि सारे पार्ट एक साथ आ जाएं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं सब एक साथ दिखाई दे रहे होंगे अब आपको। देखिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 भाग थे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र के। तो उसमें भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। मस्तिष्क का भी सबसे महत्वपूर्ण भाग और तंत्रिका, तो मस्तिष्क और 2 भाग मेरुरज्जु के बारे में जो हम कवर कर चुके हैं पहले से ही। तो मस्तिष्क 3 टाइप का, यानी अग्र मस्तिष्क जो सबसे फ्रंट में रहता है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च 3 टाइप के मस्तिष्क। और जो अग्र मस्तिष्क है ना, उसके 2 पार्ट हैं, सेरिब्रम, यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा है डायएनसेफेलॉन। अच्छा, जो डायएनसेफेलॉन होता है इसके भी 2 भाग हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस। पहला क्वेश्चन तो यही है कि थैलमस क्या करता है या हाइपोथैलमस करता क्या है, मस्तिष्क में क्या योगदान है इनका, किस प्रकार की भूमिका निभाता है हाइपोथैलमस। सेरिब्रम क्या है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सेरिब्रम किसका भाग है। फिर से इसको मैं हटाता हूं और एक बार फिर से कि जैसे अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा, ऐसा ही पॉइंट यहां मिलेगा आपको। देखिए, ये सेरिबेलम या सेरिबलम, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो एक जैसा लगता है वहां पर जब आप क्वेश्चन सामने होता है। तो ये सेरिब्रम है जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और ये डायएनसेफेलॉन, इसके 2 भाग हैं। ये जो डायएनसेफेलॉन है ना, इसके भाग हैं थैलमस और हाइपोथैलमस, ये सेरिब्रम के भाग नहीं है। ऐसे ही मध्य मस्तिष्क में आ रहे हैं तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका पहला भाग है, दूसरा सेरिब्रल पेडेंकल, ये मध्य मस्तिष्क के भाग है।
और लास्ट है पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था इसका कि कौन किसका भाग है, कौन मध्य मस्तिष्क का, इनमें से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो हम एक एक करके चलते हैं कि क्या योगदान है सेरिब्रम का या अग्र मस्तिष्क का। तो यहाँ पर पूरा डिटेल होगा। पहले मस्तिष्क के बारे में 2 शब्द, यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। हमारे मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। ये वैसे ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। अच्छा, दूसरा, मनुष्य का मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क होता है वो अस्थियों के खोल में बंद होता है। उसे कहते क्या है पूछा है तो इसे कहते हैं क्रेनियम। मनुष्य का मस्तिष्क जो 1400 ग्राम होता है एक अस्थियों के खोल में बंद रहता है, उसे क्रेनियम कहा जाता है। अच्छा, अब पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क में क्या प्रश्न बने हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क के प्रश्न होंगे अब यहाँ पर। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत हमने कहा था एक सेरिब्रम है जो कि सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, और जो सेरिब्रम होता है ना, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये पहला ही प्रश्न इंपोर्टेंट था कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये करता क्या है, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, स्मृति, इच्छा शक्ति, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, ज्ञान, वाणी और चिंतन का केंद्र होता है। तो सेरिब्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का सबसे विकसित भाग है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी और चिंतन का केंद्र होता है। और दूसरा पॉइंट है, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है, सबसे बड़ा भाग है मानव मस्तिष्क का। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि सेरिब्रम तो इसका अग्र मस्तिष्क का पहला भाग था, और दूसरा इसका भाग था अग्र मस्तिष्क का, हमने कवर किया था कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन। और जो ये डायएन्सेफेलॉन है इसके 2 भाग थे, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो थैलमस क्या करता है हमारे मस्तिष्क में, उसको भी देखना हमने। तो थैलमस यहाँ पर, तो थैलमस या हाइपोथैलमस जो भी ये क्या करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ कि हाइपोथैलमस ये भूख, प्यास, प्यार, ताप नियंत्रण, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, घृणा, पसीना आदि का केंद्र है। मतलब हमारे शरीर में थैलमस का कार्य है, ये सब हाइपोथैलमस की वजह से हो रहा है। अच्छा, थैलमस ये करता है क्या, दर्द, ठंडा, गर्म, हमें अपने आप गर्म और ठंडी का एहसास होता है, और दर्द का एहसास होता है शरीर को, ये सब पहचानने का कार्य करता है थैलमस। यानी अग्र मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है थैलमस। और जबकि भूख, प्यास, घृणा, प्यार, पसीना, ताप नियंत्रण, ये सब हाइपोथैलेमस के काम है। अच्छा, ऐसे ही सेम मध्य मस्तिष्क में पहुंचते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये करता क्या है, ये दृष्टि यानी जो हम देख रहे हैं या श्रव्य जो हम सुन रहे हैं, इन पर नियंत्रण रखता है। हमारे सुनने और देखने की क्षमता पर नियंत्रण रखने वाला मध्य मस्तिष्क है। अच्छा, दूसरा था इसका पार्ट सेरिब्रम पेडेंकल, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम है सेरिब्रल पेडेंकल का, मध्य मस्तिष्क का जो सेकंड पार्ट है। और तीसरा था पश्च मस्तिष्क, यानी जो सबसे पीछे है, उसके बारे में इसमें था सबसे पहला भाग सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर को संतुलन बनाने का काम, ये प्रश्न पूछा गया है, शरीर को संतुलन बनाने का काम कौन सा करता है, तो सेरिबेलम करता है, मतलब पश्च मस्तिष्क का भाग है। अच्छा, दूसरा था मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जो शरीर में भोजन पचने की क्षमता होती है, रक्त, ब्लड प्रेशर तथा हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को नियंत्रित करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट था मेडुला ऑब्लांगेटा भी। एक तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, और दूसरा ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। और इसका पिछला भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, और इसी मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पीछे वाला भाग है, बैक पोर्शन है, वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी द्वारा एटलस हड्डी, रीढ़ की हड्डी से एटलस हड्डी द्वारा जुड़ा होता है। तो वहाँ पर एक हड्डी होती है एटलस, जो मेडुला ऑब्लांगेटा जिससे जुड़ी रहती है रीढ़ की हड्डी से। तो रीढ़ की हड्डी और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच की हड्डी को क्या कहते हैं, तो एटलस, ये ध्यान रखिएगा, एटलस हड्डी है। अच्छा, दूसरा पार्ट, अब जाके हम इसके दूसरे पार्ट पर आए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसका क्या योगदान है शरीर में। तो इसके लिए एक प्रश्न कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिन्हें कपाली तंत्रिकाएं अथवा और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इसमें प्रश्न तो कुछ नहीं ज़्यादा, मेरुरज्जु और चूंकि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, और इसमें कपाली तंत्रिका तंत्र हैं कह रहा है, और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पूछा है, तो प्रश्न यही है जनरल कि मनुष्य में सामान्यतः कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 12 जोड़ी यानी 24। और कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 31 जोड़ी, ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट था कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं, तो 12 जोड़ी, और कितनी जोड़ी मेरुरज्जु, तो 31 जोड़ी। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट था स्वायत्त ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं हम जिसको। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है, और यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों तथा रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। तो इसका काम यह है, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इनसे प्रश्न जो बने हैं उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। जो क्या करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसकी क्रिया से श्वसन दर तीव्र हो जाती है, हमारी सांस लेने की दर तीव्र हो जाती है, और बाल खड़े हो जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, जैसे संकट की स्थिति में या ठंडे की स्थिति में बाल खड़े हो जाते हैं, ये सब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, क्योंकि लार ग्रंथियों से एक सीमा से ज़्यादा स्राव भी नहीं होना चाहिए, तथा हृदय स्पंदन को तेज करता है, हृदय स्पंदन को तेज करना। इसके अतिरिक्त और क्या करता है, यह रक्त के थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायक है, और आरबीसी की कमी की पूर्ति करता है। तो इतना बड़ा योगदान है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का, श्वसन दर को नियंत्रित करना, और लार ग्रंथि के श्रावण को कम करना या नियंत्रित करना, हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त के थक्का बनने में सहायक होना, आरबीसी की कमी की आपूर्ति करना। अच्छा, दूसरा है इसका सेकेंड पार्ट, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में उनको चौड़ा करने का काम, और लार के स्राव को में तथा अन्य पाचक रस में वृद्धि करता है। लार के श्रावण में और अन्य जो भी शरीर में एंजाइम्स या प्रोटीन है उनमें वृद्धि करने का काम करता है। और सबसे बड़ा काम इसका कि नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। हमारे आँख की जो पुतली है वो कभी बड़ी छोटी, ये सब करने का काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का। और तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां प्रदान करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम के कुछ प्रश्न, और इसी से संबंधित एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, उसको भी हम कवर कर लेते। कभी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास ईईजी कराने को कहा जाता है, या ईसीजी, इनमें थोड़ा सा अंतर क्या है। ईसीजी तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाना। चूंकि हमें नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो मस्तिष्क का जिक्र हो रहा था, तो ईईजी किसके लिए होता है, तो मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए होता है। ध्यान रखना, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अच्छा, दूसरा ईसीजी, ये जनरली सुने रहते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसका मतलब, और ये हृदय की धड़कन की जांच। हृदय की धड़कन अलग, उसको पेस मेकर से मापा जाता है, वो प्रश्न अलग है, लेकिन ये हृदय की धड़कन की जांच की बात कर रहा है, माप की बात नहीं कर रहा है, जांच। ध्यान रखिएगा, ये भी छोटा सा कंफ्यूजन है। अगर हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है तो पेस मेकर से। हृदय की धड़कन की जांच के लिए होता है, सही चल रही है, कम चल रही है, कैसे चल रही है, उसके लिए होता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईईजी और ईसीजी में एक छोटा सा तकनीकी अंतर आपको पता चला, एक मस्तिष्क के लिए, एक हृदय के लिए, कुल मिला के। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, कंकाल तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न। खासकर कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या के बारे में पूछता है, और मस्तिष्क के बारे में, उन मस्तिष्क में जो सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क, सबसे महत्वपूर्ण भाग, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग, और क्या है थैलमस, क्या है हाइपोथैलमस, क्या है मेडुला ऑब्लांगेटा, कहाँ रहती है एटलस हड्डी, और ये सब महत्वपूर्ण पार्ट था। चलिए, ये टॉपिक आगे चलता रहेगा इसी कड़ी में। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।